हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको पता है एसएससी सीजीएल 2023 का जो मेंस का एग्जाम होने वाला है, उसकी मैं इंग्लिश की जो सीरीज़ है वो चला रहा हूँ। प्रैक्टिस सीरीज़ बेसिकली मेंस का दंगल, जिसकी एक क्लास मैं ले चुका हूँ। क्लास 1 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पीपीटी की स्टार्टिंग वाली मतलब स्टार्टिंग वाला पेज है ये, तो आप इस पर मत जाना, ये मैं करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वाली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आप पहले जाओ और क्लास 1 देख लो, ठीक है। ये सब मैं करवा चुका हूँ और अभी हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अभी जो 2023 का जो प्री हुआ है उसकी आंसर की आई है, अभी आपको पता है परसों आई है, शायद परसों या उससे एक दिन पहले। तो उसमें जितने भी कॉमन एरर के या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के या फिर ब्लैंक वाले क्वेश्चंस हैं, अभी मैं सारे के सारे आपको वो सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, ठीक है, यहाँ तक। तो आज हम ये करने वाले हैं, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। एसएससी सीजीएल मेंस 2023 मेंस का दंगल, इंग्लिश टारगेट हमारा 135 में से 135। क्लास 1 की जगह पर ये क्लास 2 कर देना, क्योंकि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 2, ठीक है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, पेन का कलर चेंज करके लिख देता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 2, ठीक। यहाँ पर मैंने इंस्टा और टेलीग्राम मेंशन कर दिया। टेलीग्राम पे आपको पता क्या होता है, जो इस क्लास की जो पीडीएफ है क्लास खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है टेलीग्राम का। अगर आपको नाम से नहीं मिलता तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। अगर चाहते हो इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर सकते हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, करना हो तो कर भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो, मर्जी है, ठीक है। कर लो, वैसे कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 35, दिस सॉ द ब्यूटीफुल। पहले आपको पता है क्या करना है, पहले आपको स्क्रीन को पॉज करके आपको क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और आपको लास्ट में मुझे बताना है कि आपने जब खुद अटेम्प्ट किया तो आपके कितने क्वेश्चंस ठीक थे। आज मैं आपको टोटल 35 या 36 क्वेश्चन कराऊंगा आज की क्लास में, 35 से 36 क्वेश्चन के लगभग, हो सकता है 40 भी करवा दूं। देखो पहले आप पॉज करके खुद ट्राई करना। दे सॉ द ब्यूटीफुल डैश ऑफ द गॉड्स इन टेम्पल्स। उन्होंने देखा ब्यूटीफुल डैश, ब्यूटीफुल वॉट ऑफ द गॉड्स, भगवान के क्या, इन द टेम्पल, मंदिर में। जाहिर सी बात है, अगर मंदिर में देखने की बात हो रही है और भगवान के क्या, तो जाहिर सी बात है भगवान की मूर्ति, भगवान की प्रतिमा। और देखो वर्ड्स भी उसी से मिलते जुलते हैं, होमोनिम्स आपको दिख रहे हैं ना, होमोनिम्स, ठीक है, ये सारे के सारे होमोनिम्स है। अगर सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए भाई कि मीनिंग क्या होती है। देखो आइडल का मतलब क्या होता है, आइडल का मतलब होता है बेकार, जो निकम्मा है, कोई किसी काम का नहीं है, जो काम नहीं कर रहा, जिसको आप लेजी भी कहते हो, तो आइडल का मतलब होता है लेजी, ठीक है। आइडियल का मतलब क्या होता है, आदर्श। बोलते ना कि वो एक आदर्श बेटा है, मतलब अगर जिसको हम बोलते हैं अ परफेक्ट एग्जाम्पल, अ परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी भी चीज का एक परफेक्ट जो एग्जाम्पल होता है उसको हम बोलते हैं आइडियल। बोलते हैं ना कि वो एक आइडियल बेटा है, या वो एक आइडियल बेटी है, वो एक आइडियल पति है, वो एक आइडियल पत्नी है, तो आइडियल मतलब आदर्श होता है, ठीक है। और उसके बाद है देखो आइडल्स, ये आइडल्स, आइडल्स का मतलब क्या होता है, मूर्ति या प्रतिमा, मूर्ति या प्रतिमा, स्पेशली ऑफ गॉड, स्पेशली ऑफ गॉड, ठीक है, मूर्ति या प्रतिमा स्पेशली ऑफ गॉड, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और आइडियल वो भी हो सकता है, कोई भी मतलब कोई ऐसा मतलब कोई भी थॉट हो, थॉट भी आइडियल हो सकता है, कोई भी आइडिया हो, कोई भी आइडिया आइडल, कोई भी आइडिया जो है वो आइडल हो सकता है, या कोई भी प्रिंसिपल हो, किसी व्यक्ति का सिद्धांत हो, तो वो भी क्या हो सकता है, आइडल हो सकता है, ध्यान रखना। थॉट हो, आइडिया हो, प्रिंसिपल हो, बोलते ना कि यार ये तो एक मतलब ही बड़ा ही एक आइडियल प्रिंसिपल है, कि मतलब ऐसा सिद्धांत तो आदर्श सिद्धांत है, मतलब सबके सबके जीवन में ये सिद्धांत होना चाहिए। तो आइडियल मतलब कोई भी बेसिकली ऐसी चीज जो आदर्श है, जिसको सब लोग अच्छा समझते हैं, उसको बोलते हैं हम आइडियल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आइडल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, आइडल का मतलब क्या होता है, मूर्ति या प्रतिमा, या फिर इसका एक और मतलब होता है अ फेमस पर्सन, कोई भी एक फेमस पर्सन, ठीक है, कोई भी सेलिब्रिटी हो सकता है, या कोई भी पत्रकार हो सकता है, कोई वैज्ञानिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हुम पीपल एडमायर, हुम पीपल एडमायर, हुम पीपल एडमायर, जिसको लोग क्या करते हैं, एडमायर करते हैं, यानी कि जिसकी लोग तारीफ करते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। बोलते हैं ना कि जैसे आपने एक शो देखा होगा इंडियन आइडल, है ना, इंडियन आइडल, या फिर आप कई बार सुनते होगे कि तुम्हारे आइडल कौन है ना, मतलब ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनको तुम पसंद करते हो, जिनको तुम चाहते हो, तो उसको भी बोलते हैं आइडल। तो आपको पता है यहाँ पर मूर्ति की बात हो रही है, पढ़कर ही पता लग रहा है, तो आपको पता है क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आइडल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है वो यहाँ पर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या आंसर आ, कहाँ चला गया पेन का ये? हाँ, आंसर क्या आ जाएगा आपका 4, ठीक है। आगे बढ़ो। लास्ट वीक्स रेन, पिछले सप्ताह की जो बारिश थी, लास्ट वीक्स रेन
रेवेज्ड द होल सिटी। आपको रेवेज का मतलब पता है क्या? रेवेज का मतलब होता है पूरी तरीके से डैमेज कर देना। आप कह सकते हो टू डैमेज। वर्ड मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, अगर वर्ड मीनिंग ही नहीं पता है तो आप कैसे करोगे क्वेश्चंस को, है ना। तो क्या होता है टू डैमेज बैडली, टू डैमेज बैडली रेवेज का मतलब। तो आपको इस ब्लैंक की जगह पर मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कोई ना कोई आपको फिल करना है। मतलब बेसिकली आपसे एक तरीके से सिनोनियम पूछ रहा है कि रेवेज की जगह पर यहाँ पर उसका कौन सा सिनोनियम आ जाएगा, ठीक है, ब्लैंक की जगह पर कौन सा वर्ड आ सकता है। तो रिसेंट का मतलब जानते हो आप क्या होता है? सबसे पहले रिट्रैक्ट का मतलब बताओ। रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अपने वादे से मुकर जाना, अपने वादे से मुकर जाना, या फिर कह सकते हो टू से दैट समथिंग यू हैव said इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई पहले जो मैंने कहा था ना वो सच नहीं है। जैसे मान लो एक अपराधी को एक अपराधी की वो क्या बोलते हैं उसको, उसका जो कन्फेशन है वो रिकॉर्ड किया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर, और जब उसको अदालत में लेके जाया जाता है तो वहां पे जाके बोलता था कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। यानी कि वो बेसिकली क्या कर गया, मुकर गया। यानी कि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ही सेइंग समथिंग कि उसने जो कहा था यू हैव सेड इज नॉट ट्रू, कि उसने जो कहा था वो सच नहीं है। मतलब अपने ही बात से मुकर जाना, अपनी बात से पीछे हट जाना। तो उसको बोलते हैं कि जो मुजरिम है वो क्या कर गया, रिट्रैक्ट कर गया। जैसे उसको हम कोर्ट में लेके गए वो क्या कर गया, रिट्रैक्ट कर गया। ही रिट्रैक्टेड द कन्फेशन दैट ही हैड मेड टू द पुलिस ऑफिसर। जो उसने पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दिया था उससे वो रिट्रैक्ट कर गया। आया समझ में? रिसेंट का मतलब क्या होता है? रिसेंट का मतलब क्या होता है, किसी कानून को, यहां पर लिख दूं आप समझ जाना। इसका मतलब होता है टू ऑफिशियली स्टेट, ऑफिशियली स्टेट दैट अ लॉ, लॉ कह सकते हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो, इज नॉट, इज नो लॉन्गर वैलिड, इज नो लॉन्गर वैलिड। यानी कि किसी भी कानून या कॉन्ट्रैक्ट को आप ये कह देते हो कि भाई अब ये कानून वैलिड नहीं है या अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, यानी कि आपने उसको मानने से इनकार कर दिया। उस कानून को या फिर कॉन्ट्रैक्ट को मानने से इनकार कर दिया, आपने उसको निरस्त कर दिया, तो उसको बोलते हैं रिसेंट। ठीक है। रीअफर्म, अफर्म का मतलब क्या होता है, स्वीकृत करना, मानना। तो रीअफर्म का मतलब पुनः स्वीकृत करना, पुनः मानना। और रियून का मतलब आपको पता है क्या होता है, बर्बाद होना या बर्बाद करना, रियून। उसी की जो है ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, या सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, दोनों ही है, रियून। तो आपको पता है रेवेस्ट का मतलब भी क्या होता है, टू डैमेज बैडली, यानी कि किसी चीज को बुरी तरीके से डैमेज कर देना। और रियून का मतलब भी क्या होता है, टू डैमेज, डैमेज कर देना या बर्बाद कर देना। तो आपसे मैंने क्या पूछा है कि ब्लैंक की जगह पर क्या आएगा, तो आपको पता है ब्लैंक की जगह पर ऑप्शन डी आएगा। तो थोड़ा सा देखो ऊपर वाले में तो होमोनियम्स का खेल है। अच्छा आपने कल लास्ट क्लास जो मैंने इसकी कराई थी क्लास नंबर 1 और आज की क्लास में आपने एक चीज देखी होगी कि अब जो एसएससी है ना, इंग्लिश में कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रही है। जैसे होमोनियम्स के ऊपर वो बहुत फोकस कर रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया कि होमोनियम्स के ऊपर बहुत ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं। काफी सारे क्वेश्चन जो हैं होमोनियम से पूछे गए हैं। होमोनियम का मतलब क्या होता है, दो ऐसे वर्ड्स जो साउंड एक जैसा करें लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग होती है। समझ में आ रहा है? दो ऐसे वर्ड्स जो साउंड एक जैसा करें लेकिन मीनिंग क्या होती है, अलग। तो इस पर आजकल एसएससी बहुत फोकस कर रहा है। तो होमोनियम भी आप याद करना, होमोनियम पर भी फोकस करना, ठीक है। अच्छा एक चीज और, माय मिस्टेक, मेरी गलती हो गई कि मैंने कहा था कि मेंस वालों को मैं डेली वोकैब का टारगेट दूंगा अपने टेलीग्राम पे। तो मैं कल परसों नहीं दे पाया, आज इसे मैं शुरू करूंगा। अभी इस क्लास के साथ ही मैं आपको जो वोकैब का टारगेट है, जिसके अंदर मैं आपको दूंगा सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड और इडियम, ये चार चीजें मैं आपको दूंगा याद करने के लिए। चारों मैं आपको दूंगा 15-15 या 20-20 दूंगा मैं, ठीक है। और आपको याद करना है, आपको 20 एंटोनियम, 20 सिनोनियम, 20 इडियम और 20 वन वर्ड आपको याद करना है, ध्यान रखना। अगर आप मेरे बताए गए वर्ड्स को याद करते हो, और तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो बनाकर बता दूंगा कि वोकैब को कैसे याद करना है, ठीक है। फिलहाल मैं भेजूंगा, आप उसको याद कर लेना। क्वेश्चन के साथ में उसकी आंसर की भी अटैच कर दूंगा ताकि आपको याद करना इजी लगे, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या आ गया, रियूंड आ गया। अगला सजनी, नाम देखो भैया, सजनी हैड इंटरफियर इन दिस मैटर। आपको पता है हैड जो है, हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, देखो हैज के बाद, हैव के बाद और हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर इंटरफियर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना कि इसमें से एरर किस में है, दिस मैटर में एरर है, नहीं है, सजनी हेड में एरर नहीं है, नो एरर तो नहीं है, एरर तो है ना इस वाले पार्ट में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि हेड के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल है, ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बेसिक चीजें याद रखना, जैसे इज एम आर के बाद, ये बेसिक चीजें बता रहा हूँ। चलो ऐसे बताता हूँ मैं आपको। अगर एक्टिव है, ठीक है, और इधर हम लिखते हैं पैसिव। एक्टिव पैसिव का टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखा है, जिसने नहीं पढ़ा है A to Z बैच में जाओ और एक्टिव पैसिव को पूरा पढ़ लो। तो इसमें इन जैसे क्वेश्चंस में कभी आप गलती कर नहीं सकते। फिर एक्टिव में क्या होता है भाई, डू डस के बाद में
वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और पैसिव में डूडस आता ही नहीं है, इसी डूडस की जगह पर पैसिव में क्या आता है, इज एम आर आता है, और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। और एक्टिव में क्या होता है भैया, इज एम आर अगर एक्टिव में है तो हमेशा इसके बाद, या अगर वॉज वर है तो हमेशा इसके साथ क्या आता है, V1 प्लस ING आता है। लेकिन पैसिव में अगर आपको इज एम आर या वॉज वर दिखाई दे जाए तो इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, ध्यान रखना। एक्टिव में अगर हैज, हैव या हैड है तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में भी हो सकता है कि हैज हो, हैव हो और हैड हो, इसके बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आता है, लेकिन साथ में बीन लग जाता है, ध्यान रखना। ये चीजें याद रखने वाली है, ठीक है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक्टिव के अंदर विल शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता है। पैसिव के अंदर भी विल शैल आ सकता है, लेकिन साथ में बी लग जाता है, और बी लगने के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कुछ चीजें याद रखो, तुम्हारे काम आएगा। एक और चीज है डिड। एक्टिव के अंदर जो डिड होता है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ध्यान रखना। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको आप लिख लो स्क्रीन को पॉज करके, क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूं। आगे बढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एज कैटल आर हर्ड, एज कैटल आर टू हर्ड, मतलब जैसे कैटल का संबंध हर्ड से है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटल। कैटल का मतलब क्या होता है, कैटल का मतलब होता है पशु, चरने वाले पशु, मतलब ऐसे जीव, ऐसे जानवर, ऐसे जीव जो मिडोज में जाकर यानी कि घास के मैदानों में जाकर चरते हैं, जैसे भेड़ बकरी गाय, इनको बोलते हैं कैटल, ठीक है। तो देखो कैटल का जो कलेक्टिव नाउन होता है, यानी कि जब आप कई सारे कैटल को एक साथ रखते हो ग्रुप के अंदर, तो उस कैटल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कैटल के ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड। ये ध्यान रखना, कैटल का जो ग्रुप होता है, कैटल का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ड कहते हैं। तो ऐसे ही आपसे पूछा बर्ड्स का जो ग्रुप होता है, ठीक है, बर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लॉक, और उसको हम फ्लाइट भी कहते हैं। फ्लाइट कब, देखो फ्लॉक कब कहते हैं, जब नॉर्मल आप एक ग्रुप की बात कर रहे हो। फ्लाइट कब कहते हैं, जब आप उड़ते हुए पक्षियों की बात कर रहे हो, जैसे आसमान में एक साथ, जैसे आपको पता है एक सफेद पक्षी होता है, जो मतलब वो ऐसा पक्षी है जो हमेशा ग्रुप में उड़ता है और उनका पूरा ग्रुप आपको दिखाई देता है। ऐसे चमगादड़ भी होते हैं, है ना। तो चमगादड़ बेसिकली मैमल्स में आते हैं, बर्ड्स में नहीं आते हैं, वो ये आपको पता होना चाहिए। मैं पक्षियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पक्षियों का जो ग्रुप उड़ता हुआ है उसको बोलेंगे फ्लाइट ऑफ बर्ड, और नॉर्मल जो ग्रुप अगर आप बोल दो उसको बोलेंगे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर एक और लिखा पैक। पैक किसका होता है, पैक भी एक ग्रुप होता है। पैक किसका होता है, हाउंड्स का। हाउंड्स कौन होते हैं, शिकारी कुत्ते। लॉयन का भी पैक होता है, ठीक है। और इसके अलावा वुल्व्स का, भेड़ियों का भी पैक होता है। और इसके अलावा फॉक्स का, फॉक्सेस का, इन सब का पैक होता है। बेसिकली जो शिकार करने वाले हैं ना, जैसे कि हाउंड्स, लॉयन, वुल्व्स और फॉक्सेस, इनके ग्रुप को बोलते हैं पैक, ध्यान रखना। चलो एक और है लेटर, अभी बताऊंगा, मुझे एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा। लेटर, देखो लिटर एक वर्ब भी होता है, लिटर एक वर्ब भी एक नाउन भी है। लिटर जो है ना अपने आप में एक वर्ब भी है, अपने आप में एक नाउन भी है। लिटर अगर वर्ब है तो लिटर का मतलब होता है कूड़ा करकट फैलाना, कूड़ा, कूड़ा फैलाना। कई बार आप पब्लिक प्लेस में जाते हो तो लिखा रहता है ना नो लिटरिंग, नो लिटरिंग ऐसे करके लिखा रहता है, और ऐसे क्रॉस किया गया होता है नो लिटरिंग, मतलब यहाँ पर कूड़ा कचरा ना फैलाए। तो लिटर अपने आप में एक वर्ब है जिसका मतलब है कूड़ा फैलाना, और लिटर अपने आप में नाउन भी है, तो लिटर का मतलब वही कूड़ा करकट। भाई लिटर अगर नाउन है तो कूड़ा करकट, लिटर अगर वर्ब है तो कूड़ा फैलाना। इसके अलावा लिटर जो है एक और, लिटर नाउन है, और नाउन के दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब मैंने आपको बता दिया कूड़ा करकट, दूसरा मतलब है ग्रुप। किसका ग्रुप होता है, लिटर जो होता है ये पपीज का ग्रुप होता है। पपीज जानते हो ना, जो डॉग्स के जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं पपीज, या किटन्स, बिल्ली के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, या फिर पिगलिंग्स, सुअर के जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं पिगलिंग्स, तो उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, लिटर। ये सारी चीजें आप लिखते चलो। कैटल के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक और फ्लाइट कहते हैं, ठीक है। अच्छा कैटल के ग्रुप को एक और चीज बोलते हैं ड्रोव, ध्यान रखना, ड्रोव ऑफ कैटल। ड्रोव कब कहते हैं, ड्रोव कहते हैं जब मान लो कोई पशुओं को, जैसे एक किसान है या कोई वो है जो क्या बोलते हैं उसको, जो जानवरों को पालता है, ठीक है, वो अपने पशुओं को शाम को चरा के वापस लेके जा रहा है, सबको हाँकता हुआ। आपने देखा होगा गांव के अंदर ये परंपरा आज भी है कि मतलब लोग अपने पशुओं को पहले चराने लेके जाते हैं, फिर शाम को जब लेके आते हैं तो उनको हाँकते हुए लेके जाते हैं, एक साथ ग्रुप में कई सारे भेड़ बकरी या गाय जो भी है। तो जब वो यात्रा कर रहे हैं एक ग्रुप के अंदर तो उसको आप क्या बोलते हो, ड्रोव। ऐसे याद रखो कि भाई ड्राइव कर रहा है ना, वो जो व्यक्ति है जो डंडा लेके चल रहा है, वो उनको ड्राइव कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रोव ऑफ कैटल, ठीक है। और नॉर्मल ग्रुप को हर्ड ऑफ कैटल भी कह सकते हैं। और मैंने बता दिया हाउंड्स, लायंस और वुल्फ्स और फॉक्सेस का पैक होता है। पपीज का, किटन्स का, पिगलिंग्स का क्या होता है, लिटर होता है। और एक स्ट्रीक दे रखा है। स्ट्रीक का मतलब तो सिंपल है, स्ट्रीक का मतलब होता है धारी। जैसे कई बार आपने जानवर देखे ना जिनके शरीर पे धारी होती है, धारी, ब्लैक या व्हाइट धारी, उसको बोलते हैं स्ट्रीक बोलते हैं। कुछ और ग्रुप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर मैं बोलूं अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा रहा हूं मैं, अ ग्रुप ऑफ सेलर्स,
जो नाविक होते हैं, नाव चलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्रू कहते हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हो अ ग्रुप ऑफ फिश, फिश का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? शोल। कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं, आप अगर मेरा नाउन वाला टॉपिक जाके देखोगे वहां पर मैंने ये सब लिखवा रखा है। यकीन करो, मेरा मेरा जो A to Z बैच है, यकीन करो मैं फैक्ट बता रहा हूं, उसमें मैंने इतनी मेहनत की है उस बैच को पढ़ाने में, क्योंकि मुझे पता है, देखो एक इंसान होता है ना जिसको जिसको अपने आप को प्रूव करना होता है कि हाँ मैं एक एजुकेटर हूं और मैं एजुकेट कर सकता हूं और बहुत अच्छा कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो इंसान क्या करता है, अपने आप को प्रूव करने के लिए ना बहुत मेहनत करता है। तो ऐसी मेरा जो A to Z बैच है ना, वो मेरे बच्चे की तरह है। मैंने बहुत मेहनत से, मैंने मतलब पूरे 8 साल का एक्सपीरियंस पूरा उसके अंदर घुसेड़ के मैंने उस A to Z बैच को तैयार किया है। तो अगर आपका मेंस है या फिर CPO है, CGL है, कोई सा भी एग्जाम है, आप A to Z बैच को जरूर देखना। आप उसके नीचे जाकर कमेंट्स देखना बच्चों के, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ऐसी अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। देखो टीचर्स, मैंने ये नहीं कहा कि आई एम द बेस्ट, मैं क्या कह रहा हूं कि सब अच्छा पढ़ाते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, और मैं जो हूं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा अच्छा पढ़ाता हूं, ऐसा मेरे को लगता है। देखो मैंने क्या कहा, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा अच्छा पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं ना कनेक्ट कर पाता हूं, जैसा बच्चे मेरे को रिव्यू देते हैं उसके हिसाब से बता रहा हूं कि मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर पाता हूं, और मेरी लैंग्वेज बच्चों को जल्दी समझ में आती है। और मैं थोड़ा सा क्या है ना, मैं बेसिक चीजों पे ज्यादा फोकस करता हूं, ये नहीं कि सिर्फ रूल रख लो, ये कर लो वो कर लो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप जाके A to Z बैच को देखो, सब कुछ फ्री है यार, पढ़ो, जितना फायदा उठा सकते हो उठाओ। ठीक है, तो फिश के ग्रुप को क्या बोलेंगे? शोल कहेंगे। और कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि मान लो म्यूजिशियंस हैं, तो म्यूजिशियंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं, आपको पता है। जो चोर डाकू होते हैं, डेकोइट होते हैं, चोर हो गया, डाकू हो गया, लुटेरा हो गया, ठीक है, या फिर कह सकते हो कौन, डेकोइट, डेकोइट थीव्स, या फिर बैंडिट्स, जो भी होते हैं। ठीक है, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? गैंग। सिंपल है, गैंग कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप ध्यान रखो। ठीक है, आगे बढ़े तो भैया इसका आंसर आपको पता लग गया कि बर्ड्स का ग्रुप क्या होगा? फ्लॉक होगा। और बाकी का भी मैंने आपको आंसर बता दिया, पैक क्या होता है, लेटर क्या होता है, स्ट्रिक क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है भाई? इंडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन, और द जो होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल। ध्यान रखना, ए और एन जो है इनको हम बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, और द जो है ये आपका क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। क्योंकि द किसी के साथ अगर लगता है तो उस चीज को, उस नाउन को वो डेफिनेट यानी कि निश्चित कर देता है, मतलब वो उसको लिमिट कर देता है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोलूं कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो इसमें कुछ भी खास नहीं है, मैंने दुनिया में लाखों करोड़ों पेन है और मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव अ पेन। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई वो पेन कहां है जो दीदी ने मुझे दिया था, वो पेन कहां है जो दीदी ने मुझे दिया था। अब दुनिया में लाखों करोड़ों पेन होंगे, अच्छी बात है, लेकिन यहां पर आपको नहीं लग रहा कि मैं स्पेसिफिक किसी एक पेन की बात कर रहा हूं? तो यहां पर भी पेन ही बोल रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? वेयर इज द पेन, वेयर इज द पेन, वेयर इज द पेन विच माई सिस्टर हैड गिवन टू मी, जो मेरी बहन ने मुझे दिया था। तो देखो यहां पर भी पेन है, वहां पर भी पेन था। फर्क क्या है कि वहां पर पेन के साथ मैंने ए लगाया, यहां पर पेन के साथ मैंने द लगाया। व्हाट इज द डिफरेंस? क्योंकि वहां पर जो पेन था वो एक मामूली, एक मतलब इंडेफिनेट आर्टिकल था, कोई इंडेफिनेट चीज थी जो निश्चित नहीं थी। अगली बार जो मैंने पेन लगाया वो एक डेफिनेट आर्टिकल है, वो एक निश्चित आर्टिकल है। ठीक है, तो आपको यहां पर बताना है इंडेफिनेट आर्टिकल है, यानी कि ए और एन का यूज देखना है कि कहां पर सही है। शी परचेज्ड एप्पल, देखो एप्पल एक नाउन है, और आपको पता है नाउन से पहले एक आपको डिटरमाइनर लगाना होता है। डिटरमाइनर का टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा, यानी कि डिटरमाइनर, आर्टिकल भी एक डिटरमाइनर ही है अगर आपको पता हो। और एडजेक्टिव में भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो डिटरमाइनर है, एडवर्ब में भी कुछ चीजें होती हैं जो डिटरमाइनर है। तो डिटरमाइनर अपने आप में एक टॉपिक है, यहाँ पर आप मान के चलो आर्टिकल, हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है नाउन को आप खाली नहीं छोड़ोगे, इससे पहले ए एन कुछ ना कुछ तो लगाओगे ना, आपको पता ना कौन सा ठीक है। तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। देखो एप्पल से पहले एन आता है तो ये ठीक हो सकता है, एप्पल से पहले ए नहीं आएगा, एप्पल से पहले ए नहीं आएगा, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत, ये ठीक। मैंने आपको बताया था ए और एन के बारे में कि ए कब लगाते हैं, एन कब लगाते हैं, लास्ट वीडियो में, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि एक चीज को बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं, इससे उन बच्चों का लॉस होता है जो कंटिन्यूसली मेरी वीडियो को देखते हैं। अगला, आपको पता है इसमें क्या है? इसमें जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक को आपको क्या करना, बेसिकली इसकी जगह पर आपको क्या करना, देखो क्या बोला है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। सब्स्टिट्यूट, एक ऐसा आपको ऑप्शन चूज करना है जो इसको सब्स्टिट्यूट कर दे। तो देखो नेशनल डेवलपमेंट इज डिफाइंड, कि नेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? इज डिफाइंड एज एन इंप्रूवमेंट, कि जब इंप्रूवमेंट होता है इन पीपल्स डेली अरेंजमेंट्स, जब लोगों के डेली अरेंजमेंट्स में इंप्रूवमेंट होता है। आपको समझ में आ गया मेन कहने का मतलब क्या है?
कि नेशनल डेवलपमेंट की जब आप बात करते हो तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि भाई इंप्रूवमेंट होना चाहिए। किसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए? लोगों के डेली अरेंजमेंट्स में। लोगों के डेली अरेंजमेंट्स मतलब लोगों की जो डेली की एक्टिविटीज होती हैं उसकी बात हो रही है। डेली अरेंजमेंट्स का मतलब डेली की एक्टिविटीज जो होती हैं, यानी कि लोगों की जो जीवन जीने की दशा है, जिस तरीके से लोग जीवन जी रहे हैं, जिस कंडीशन में जीवन जी रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल नेसेसिटीज। फंडामेंटल नेसेसिटी यानी कि मूलभूत आवश्यकताएं जो इंसान के लिए जरूरी है, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, एजुकेशन, वैसे इसके अलावा भी है कुछ चीजें जो फंडामेंटल है, जैसे कि इसके अलावा क्या है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं। ठीक है, टू सिटीजन सच एज फूड, जैसे यहाँ पर लिखा है, फूड हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल सर्विस, मेडिकल हेल्प एंड सो ऑन, एज वेल एज एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय में इंक्रीज भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इसको इंप्रूव करना था बेसिकली, डेली अरेंजमेंट्स। तो डेली अरेंजमेंट्स का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया कि व्यक्ति का जो डेली की जो दिनचर्या होती है, डेली की जो एक्टिविटीज होती है, जीवन जीने की जो कंडीशन होती है, उसी की बात कर रहे हैं। मैच करो किससे मैच हो रहा है, एग्जिस्टिंग कैलेमिटीज। कैलेमिटीज का मतलब क्या होता है, आपदा या विपत्ति। क्या यहाँ पर आपदा या विपत्ति की बात हो रही है? मैं लोगों के अगर यहाँ पर डेली अरेंजमेंट्स में इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूं, तो कहीं पर भी दूर दूर तक आप सोचो आपदा की कहीं बात हो रही है? ये तो नॉनसेंस हो गया, आपदा की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है ना। डाइनिंग कैटेगरीज, भाई डाइनिंग कैटेगरीज की कहां बात हो रही है? डाइन का मतलब क्या होता है, रात का खाना खाना, उसी से बनता है डिनर, डाइन है ना। डाइन एक वर्ब है, डिनर एक आपको पता है नाउन है। तो आपको पता है यहाँ पर डिनर की बात थोड़ी हो रही है। डाइविंग टेक्निक्स, डाइव का मतलब क्या होता है, समुद्र में या नदी में गोता लगाना। कहां से गोता लगाने की बात हो गई भाई, गोता लगाने की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पर। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिविंग कंडीशन। कि लोगों की जो लिविंग कंडीशन है, कि जिस कंडीशन में लोग जिंदा हैं, जिस कंडीशन में लोग जीवन बसर कर रहे हैं, उसमें इंप्रूवमेंट होने की बात हो रही है। इतना आपके अंदर कॉमन सेंस, बेसिक सेंस होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। वही करना है आपको अंडरलाइन जो सेगमेंट है उसको आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है। देखो एक एक फ्रेज होता है, वो फ्रेज क्या होता है, रन ऑन द रैम्पेज। आपने एक मूवी देखी होगी उसकी, द रॉक, जो क्या है उसका रियल नाम क्या है, मैं नाम भूल गया। तो आपने मूवी देखी होगी उसकी रैम्पेज। देखो रन ऑन द रैम्पेज का मतलब क्या होता है, तबाही मचा देना। गो ऑन द सॉरी, रन बोल दिया मैंने, गो ऑन द रैम्पेज। गो ऑन द रैम्पेज का मतलब क्या होता है, तबाही मचा देना, तबाही मचाना। ठीक है, या फिर वायलेंस फैलाना, वायलेंस फैलाना। आ रहा है समझ में आपको, वायलेंस फैलाना या फिर तबाही मचाना, आ रहा है समझ में। गो ऑन द रैम्पेज, तो ध्यान रखना ये एक फ्रेज दे रखा है बेसिकली। तो ड्रोव, ड्रोव क्या है, ड्राइव की सेकंड फॉर्म। तो ड्राइव ऑन द रैम्पेज नहीं होता, तो यानी कि गलत तो है, इंप्रूव करना है। प्ले ऑन द रैम्पेज नहीं होता, स्ट्रॉल ऑन द रैम्पेज नहीं होता, रन ऑन द रैम्पेज नहीं होता। आपको पता है क्या होता है, गो ऑन द रैम्पेज। तो गो की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, वेंट। तो गो से ही तो बना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको फ्रेज याद होना चाहिए था, गो ऑन द रैम्पेज का मतलब क्या होता है, तबाही मचाना, वायलेंस फैलाना। ठीक है, द मॉब ड्रोव ऑन द रैम्पेज एंड लूटेड सेवरल। लूट, देखो लूट अपने आप में क्या है, लूट अपने आप में, देखो लूट एक हिंदी वर्ड भी इंग्लिश वर्ड भी है। असल में लूट एक हिंदी ही वर्ड है। अंग्रेजों ने क्या किया था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था, इसको अपने डिक्शनरी में ऐड कर लिया था। इन्होंने इस लूट को एक इंग्लिश वर्ड बना दिया, हालांकि लूट एक हिंदी वर्ड है। तो लूटेड सेवरल शॉप्स, कुछ दुकानें उन्होंने लूट ली इन द लोकेलिटी, उस एरिया में। यानी कि जो मॉब, मॉब का मतलब क्या होता है, मॉब का मतलब होता है भीड़, और क्राउड का मतलब भी क्या होता है, क्राउड का मतलब भी होता है भीड़। दोनों में फर्क जानते हो आप? मॉब का मतलब होता है एक ऐसी भीड़ जिसका जो सोल पर्पस है वो क्या है, दंगे करना। यानी कि एक नेगेटिव किस्म की भीड़ होती है ये, जिसका मेन पर्पस क्या है, दंगे करना, लड़ाई झगड़े करना, वायलेंस फैलाना, है ना, तबाही मचाना। और क्राउड का मतलब एक नॉर्मल भीड़, भीड़ा लिख दिया मैं, भीड़ एक नॉर्मल जो भीड़ होती है, जैसे कोई सेलिब्रिटी आता तो भीड़ लग जाती है, कोई नेता आता तो भीड़ लग जाती है, वो क्राउड है। ठीक है, हालांकि नेताओं कहने पे आजकल मॉब लगता है, सरकेजम था भाई, इसको सीरियस मत लेना। आई डोंट वेयर द सन ग्लासेस एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब क्या होता है, अभी या इसी पल या इस पल, अभी या इस पल। तो जब इसका मतलब अभी है या इस पल है, तो यानी कि बात प्रेजेंट की हो रही है, सिंपल है, मीनिंग पता होना चाहिए। एट द मोमेंट का मतलब क्या होता है, अभी या इस पल, यानी कि बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। ठीक है, तो देखो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट है, ये भी नहीं हो सकता पास्ट है, ये भी नहीं हो सकता पास्ट है। वोर क्या है, वेयर की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म किस में आता है, पास्ट डेफिनेट में। तो एक ही आंसर बचा, ऑप्शन डी, खत्म। आई एम नॉट वेयरिंग, क्योंकि देखो अगर आप बोलते हो ना इस पल, तो इस पल के लिए आप क्या बोलोगे कि मैंने अभी नहीं पहना हुआ है, आप काम की कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहे हो। जब भी आप बोलते हो ना अभी या इस पल या इस क्षण, तो इसका मतलब आप काम की कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहे हो। आई डोंट वेयर, मैं नहीं पहनता हूं, नहीं मैंने नहीं पहन रखा है, मतलब इस समय मैंने नहीं पहन रखा है। मैं इस समय नहीं पहनता हूं, नहीं क्या होगा, मैं इस समय नहीं पहन रखा है मैंने।
तो आई एम नॉट वेयरिंग, मैंने नहीं पहन रखा है द सन ग्लासेस एट द मोमेंट। ठीक है, समझ में आया ना मैंने कैसे एलिमिनेट किया, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है अभी या इस पल, यानी कि पास्ट की तो बात नहीं हो रही है, बाकी 3 ऑप्शन पास्ट वाले थे तो वैसे एलिमिनेट मैंने कर दी। दे आर प्लेइंग सॉन्ग्स सो डैश दैट द एंटायर नेबरहुड इज डिस्टर्ब, कि वो गाने चला रहे हैं सो डैश्ड, मतलब इतने डैश्ड, तो आपको पता है किसकी बात हो रही है, देखो ऑप्शंस को पढ़ो, मतलब कहीं ना कहीं पढ़कर ही पता लग रहा है कि लाउड म्यूजिक की बात हो रही है, सॉन्ग्स की बात हो रही है, चलाने की बात हो रही है, तो लाउड ही होगा, तो आपको पता है लाउड होता है, लाउड, ये लाउड ये होता है। लॉर्ड का मतलब तो कौन होता है, ईश्वर, या फिर जब आप किसी व्यक्ति को महान बता रहे होते हो, है ना, जैसे पहले के समय में जो ब्रिटिशर्स जो हमारे भारत में जो थे, ब्रिटिश के लोग जो थे, तो उनके जो वाइस रॉयस थे, या फिर देखो उनके जो वो थे क्या बोलते हैं उनको, वाइस राय हो गए या फिर जो भी हो गए, तो उनको बोलते हैं लॉर्ड इरविन बोलते थे, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, तो वो एक उपाधि भी है महान बताने के लिए, वैसा भी है। ठीक है, लव्ड का मतलब ये तो आपको पता है, लव किसे, लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब क्या होता है, एडमायर या प्रेज, ज्यादा जो सूटेबल है वो क्या है, प्रेज, मतलब किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना किसी को। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर लाउड म्यूजिक की बात हो रही, तो LOUD, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें कुछ और बताने लायक, हाँ एक चीज और बताने लायक है, ध्यान रखना, कि मैंने कहा ना कोई भी ऐसी चीज आए जो मुझे लगे बताने लायक है तो मैं जरूर बताऊंगा। खाली पेज यहाँ पर है, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। देखो कई बार हम क्या करते हैं, हम ना सो को कई बार वेरी समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे ये तो धड़ल्ले से लोग यूज करते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना, ही सो क्यूट, इट इज सो टेस्टी, बोलते हैं ना, जो कि बिल्कुल गलत। ध्यान रखना, सो को कभी भी आप वेरी की तरह यूज नहीं कर सकते, हालांकि लोग बोलने में कर देते हैं, आप आए दिन सुनोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सो तो मतलब बिल्कुल कॉमन है, बोलते हैं ना सो स्वीट, इट इज सो नाइस, या ही सो स्वीट, ही सो नाइस, बोलते हैं। तो ध्यान रखना भैया, सो जो है उसको आप वेरी की तरह यूज नहीं करते, गलत होता है ये, आप इस सो की जगह पर वेरी बोलोगे। देखो सो को कब यूज करते हैं, सो जो है ना एक पेयर में यूज होता है हमेशा, अकेला यूज नहीं होता, या तो सो का पेयर एज से बनता है, या सो का पेयर दैट से बनता है। ठीक है, जब सो का पेयर एज से बनता है तो ध्यान रखना इन दोनों के बीच में एक एडजेक्टिव आता है, और वो जो एडजेक्टिव आता है वो किसका आता है, पॉजिटिव डिग्री का। ध्यान रखना, एडजेक्टिव आता है सो और एज के बीच में, और वो एडजेक्टिव किसका होता है, पॉजिटिव डिग्री का। पॉजिटिव डिग्री मैंने आपको बता रखा है, जैसे कि टॉल हो गया, टॉलर हो गया, और टॉलेस्ट हो गया, तो इन तीनों में ये वाला जो है भाई साहब टॉल, ये पॉजिटिव डिग्री है, टॉलर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, और टॉलेस्ट आपका सुपरलेटिव है। तो सो और एज के बीच में क्या आता है, एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है, और इसकी मीनिंग क्या बनती है, उतना जितना। जैसे कि अगर मैं बोलूं ही इज नॉट सो गुड एज हिज ब्रदर, ही इज नॉट सो गुड एज हिज ब्रदर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इतना अच्छा नहीं है जितना कि उसका भाई है, तो इसका मतलब क्या होता है, उतना जितना। सो एज का मतलब क्या होता है, उतना जितना। ध्यान रखना, सो के साथ एज का पेयर, या फिर सो के साथ पेयर आता है दैट का, जैसे कि आई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अच्छा, अगर कभी भी आपको लगे ना कि सो के साथ दैट यूज हो रखा है किसी सेंटेंस में, तो आप इसकी जगह पर इस ये जो पेयर है, इस पेयर की जगह पर आप लगा सकते हो टू और टू। ध्यान रखना, ये दोनों पेयर जो है किस किस का पेयर, सो और दैट का पेयर बराबर किसके होता है, टू और टू का पेयर। मैं आपको समझा देता हूं बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक। ध्यान से देखो, ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, इसका मतलब क्या हुआ, सो और दैट का मतलब क्या होता है, ही इज सो वीक, वो उतना वीक है, दैट ही कांट वॉक, कि वो चल नहीं सकता, उतना की ये मीनिंग होती है। सो कभी भी अकेले यूज मत करना, पेयर में आएगा, या तो एज के साथ पेयर में, या दैट के साथ पेयर में। तो ही सो वीक, वो इतना कमजोर है, दैट ही कांट वॉक। अब आपको मैंने क्या बताया, जब भी आपको सो और दैट का पेयर मिल जाए, तो इसकी जगह पर मैंने क्या बताया, आप टू और टू भी लगा सकते हो, टू टू। ठीक है, टू और टू का जो पेयर होता है कैसे यूज करोगे, देखो समझा देता हूं। इसको आप बोलोगे ही इज, सो की जगह पर टू, उसके बाद वीक, उसके बाद टू, दैट की जगह पर टू, मतलब एक सो की जगह पर टू और एक सो की जगह पर टू। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसके टू के बाद आपको पता है डायरेक्ट क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डायरेक्ट यहां पर आ जाएगा वॉक।
इसमें नॉट की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, और आपके मेंस में आने की इसकी प्रबल मतलब संभावना है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, इसका क्या बन जाएगा, ही इज टू वीक टू वॉक। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, कि वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। और इसका दूसरा तरीका क्या है, ही इज टू वीक टू वॉक। इस तरीके से आप टू और टू का पेयर यूज करके भी इसको बना सकते हो। समझ में आया? एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, इसको तो आपने नोट कर लिया होगा। एक और एग्जांपल बहुत प्यारा सा देखो, जैसे मैं लिखूं, इट इज सो एक्सपेंसिव दैट ही कांट बाय इट। इसको आप टू और टू से बनाओ, तो इट इज टू एक्सपेंसिव टू। अब देखो, अब आपको पता है यहां पर एक अलग से सब्जेक्ट है, ही कांट बाय इट। ऊपर वाले में क्या था, ही इज सो वीक टू, ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, ये था ना, ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, ये था। तो इसका आपने क्या बनाया था, ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। यानी कि आपने क्या किया था, आपने इस आगे वाले सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया था, क्योंकि आपका मीनिंग दे रहा है पूरा ये कि वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, ये आपको मीनिंग दे रहा है। तो ऐसे इसमें भी, इट इज टू एक्सपेंसिव टू बी बॉट, आप क्या करोगे, सब्जेक्ट को हटा दोगे। और जब आप सब्जेक्ट को हटाओगे ऐसे वाले केस में, तो ध्यान रखना यहां पर आप उसको पैसिव की फॉर्म में भी आप बना सकते हो, ये पैसिव की फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। ध्यान रखना, इट इज टू एक्सपेंसिव टू बी बॉट क्यों बनाया जा सकता है, क्योंकि देखो यहां पर जो चलने वाला व्यक्ति है, वॉक करने वाला जो व्यक्ति है, वो यही है, ठीक है। वीक भी कौन है, यही है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपेंसिव जो है, एक्सपेंसिव क्या है, इट है, ठीक है। और खरीदने वाला कौन है, खरीदने वाला कौन है, ही है। तो यहां पर दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है, ये भी ध्यान रखना। अगर दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हुए, तो आगे वाला जो टू और टू का जो फॉर्मेशन बनता है, टू के बाद जो बनता है वो हमेशा पैसिव की फॉर्मेशन में बनता है, यानी टू के बाद बी आता है और बी के बाद V3 आता है, ध्यान रखना हमेशा। तो क्या बन गया, ही इज टू एक्सपेंसिव टू, सॉरी, इट इज टू एक्सपेंसिव टू बी बॉट। उसके बाद आपको लगाना है तो क्या लगाओगे, बाय हिम, पैसिव की फॉर्मेशन से, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट ही था। ध्यान रखना, जैसे देखो एक्सपेंसिव एक अलग चीज है और बात खरीदने की हो रही है तो एक अलग बंदा है उसके लिए। लेकिन ऊपर वाले में क्या था भाई, वीक भी वही है और चल भी कौन नहीं पा रहा वही, यानी कि दोनों जगह पर सब्जेक्ट अगर एक ही हो तो आपको सीधा एक ही बार सब्जेक्ट लिखना है, टू और टू वाले केस में आगे सब्जेक्ट नहीं लिखना। लेकिन अगर आपको लगे कि दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आगे वाला जो स्ट्रक्चर है उसको आपको पैसिव की फॉर्मेशन से बनाना है। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, दूसरा तरीका, ये आपने नोट कर लिया, तरीका नंबर 2। अगर आपको पैसिव से नहीं बनाना, तो इट इज टू एक्सपेंसिव फॉर हिम, यहां पर जो सब्जेक्ट होगा ना उसी का ऑब्जेक्टिव केस, फॉर हिम, इट इज टू एक्सपेंसिव फॉर हिम, उसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसिव से नहीं बनाया मैंने तो क्या हो जाएगा, टू बाय। सिंपल, बहुत आसान है। देखो, इट इज टू एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय, पहला तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है, इट इज, पूरा लिख ही देता हूं मैं, इट इज टू एक्सपेंसिव टू बी, पैसिव से टू बी बॉट, उसके बाद बाय और बाय के बाद हिम, ठीक है। इट इज टू एक्सपेंसिव टू बी बॉट बाय हिम, या तो आप पैसिव के स्ट्रक्चर से बना लो, अगर आपको एक्टिव के स्ट्रक्चर से ही बनाना है तो भाई शर्त उसकी यह है कि आप क्या करोगे, फॉर हिम, यानी कि फॉर लगाकर जो भी यहां पर दूसरा सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव के, जैसे यहां पर शी होता, दैट शी कांट बाय इट, तो क्या हो जाता, फॉर हर, इट इज टू एक्सपेंसिव फॉर हर टू बाय इट, इट इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय इट, इट इज टू एक्सपेंसिव फॉर देम टू बाय इट। समझ में आ रही है मेरी बात? तो फॉर लगाकर ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और इसका सो वाला कौन सा है, इसका सो वाला ये है, इसी का सो वाला कि इट इज सो एक्सपेंसिव दैट ही कांट बाय इट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आगे बढ़े, देखो कितनी अच्छी चीज मैंने आपको बता दी बातों बातों में, ठीक है। तो यहां पर तो लाउड आ जाएगा, ये तो आंसर आपको पता लग गया। प्लीज आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई काउच, देखो एक होता ऑफ, एक होता ऑफ, ठीक है। ये जो ऑफ है ना, बैक क्या हो रहा है, ये जो ऑफ है ये दिखाता है सेपरेशन को, सेपरेट होने को। जैसे आप क्या बोलते हो कि भैया अगर काम हो गया तो स्विच ऑफ कर दो, स्विच क्या कर दो, ऑफ कर दो, तो ये वाला ऑफ होता है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, स्विच ऑफ करने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी को आप क्या कर रहे हो, उस बोर्ड से क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। स्विच ऑफ का मतलब यही हुआ ना कि आप इलेक्ट्रिसिटी को उस जो कनेक्शन बोर्ड है उससे आप क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, यही तो मतलब होता है स्विच ऑफ। तो ऑफ का मतलब होता है सेपरेट होना। तो भैया डॉग को बोलो, अपने डॉग को बोलो कि मेरे काउच से क्या हो जाए, हट जाए, यानी कि सेपरेट हो जाए, सेपरेट होने की बात हो रही है। तो गेट ऑफ, तो देखो इसमें ऑफ नहीं है, इसमें ऑफ है, इसमें भी ऑफ है। अच्छा आंसर आपको पता है चेंज तो होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। अच्छा ये दोनों है देखो ऑफ वाले, लेकिन फर्क क्या है, यहां पर क्या है माय और यहां पर क्या है माइन। आपको पता आगे एक नाउन दे रखा है,
तो आपको पता है जब आगे नाउन हो तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव क्या है, माय है। ये जो माइन होता है ये क्या होता है, ये एक पजेसिव प्रोनाउन होता है, ध्यान रखना। और पजेसिव प्रोनाउन के बाद में कभी भी कोई नाउन नहीं आता। माइन, योर्स, हर्स, देयर्स बोलते हैं ना हम लोग, माइन, योर्स, देयर्स, हर्स बोलते हैं, आर्स। तो इनके बाद में कभी भी कोई नाउन नहीं आता, क्योंकि इनके अंदर पहले से नाउन इंक्लूडेड होता है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है अपने प्रोनाउन की क्लास में, वहां पे जाके आप पढ़ना, ठीक है। आई फेल अस्लीप वाइल आई रीड। देखो जब भी हम वाइल लगाते हैं ना, तो वाइल के बाद हमेशा हम क्या दिखाते हैं, किसी एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को। क्या दिखाते हैं, किसी एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को, यानी कि एक्शन कंटिन्यू चल रहा था या कंटिन्यू चल रहा है, जो भी है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए आपको पता है कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। तो वाइल आई रीड नहीं, वाइल आई वाज रीडिंग, तो यानी कि एरर इस वाले पार्ट में, यानी कि ये आपका आंसर है। तो आई फेल अस्लीप, मैं सो गया, फेल अस्लीप का मतलब सो गया। वाइल जिस दौरान, वाइल का मतलब जब या जिस दौरान, आई रीड नहीं आई वाज रीडिंग, मतलब मैं जिस दौरान बुक पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मैं क्या हो गया, सो गया। तो वाइल जो होता है ना वो किसको दिखाता है, कॉन्टिन्यूटी को। तो इसके बाद आपको कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है, ये आप ध्यान रखना। आई विल नॉट गो आउट इफ इट, अब आपको मैंने बताया था कंडीशनल सेंटेंस के बारे में लास्ट क्लास के अंदर, मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट क्लॉज बताए थे, अगर आपको याद हो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर। मैं दोबारा नहीं बताने वाला, बहुत लंबा टॉपिक है, आप पिछली क्लास में जाके देख लो। तो मैंने आपको बताया था, देखो ये जो इफ से शुरू हो रहा है ये आपका क्या है, इफ क्लॉज है, और जो दूसरा है ये आपका मेन क्लॉज है। देखो ना, एक क्लॉज दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा अगर बारिश होती है, यानी कि मेरा बाहर जाना या ना जाना डिपेंड कर रहा है बारिश होने पे, यानी कि ये वाला जो है इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी कि कंडीशन है कि बाहर तभी जाऊंगा जब बारिश नहीं होगी, ये मतलब हुआ ना। तो ऐसे क्लॉजेज, ऐसे सेंटेंस जिसमें 2 क्लॉज हो, एक क्लॉज दूसरे पर डिपेंड हो या कंडीशन बता रहा हो, उसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, पूरे को मिलाकर, ठीक है। और जिस क्लॉज के अंदर आपका कंडीशन दिखाया जाता है, जिसमें इफ, वो इफ से शुरू हो सकता है, व्हेन से शुरू हो सकता है, अनटिल से शुरू हो सकता है, अनलेस से, किस किस से, इफ से, व्हेन से, अनटिल से, अनलेस से, ठीक है, एटसेट्रा। जब कंडीशन सेंटेंस कराऊंगा तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ये ध्यान रखना। इससे सेंटेंस शुरू होगा तो उस क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, उस क्लॉज को हम बोलते हैं इफ क्लॉज, ध्यान रखना क्या बोलते हैं, इफ क्लॉज। तो ये वाला जो इफ क्लॉज है, देखो ध्यान से, ये इफ क्लॉज है आपका, ये पूरा मिलाकर, और ये आपका मेन क्लॉज है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब आपका इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है, तो आपका जो मेन क्लॉज होता है, आपका जो क्या होता है मेन क्लॉज, वो किस में होता है, सिंपल फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट में। और फ्यूचर इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो यहां पर जो आपका मेन क्लॉज है वो किस में दे रखा है, सिंपल फ्यूचर में, यानी कि विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसको तो आपको चेंज करना नहीं, वो उसने तो बोला कि भाई ये तो ठीक ही है, आपको अंडरलाइंड वाले को चेंज करना है। मतलब आपका मेन क्लॉज जो है वो फ्यूचर इंडेफिनेट से बन रहा है। तो कॉमन सेंस लगाओ कि आपका जो इफ क्लॉज होगा वो किससे बनेगा, सिंपल प्रेजेंट से बनेगा। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर रिक्वायर्ड है तो एसईएस। तो देखो ये तो रेनिंग है, तो गलत तो है, आपको पता है विल रेन नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। आपको पता है, देखो इफ इज रेनिंग, इज रेनिंग नहीं होगा, आपको पता है यहां पर सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, इट, क्योंकि रेन का जो सब्जेक्ट होता है वो इट होता है, बोलते ना इट इज रेनिंग, तो रेन का सब्जेक्ट इट होता है। अब आपको पता है यहां पर अगर इट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, यानी कि रेन, ये होगा ना। उसके बाद आपको पता है इट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो जब भी आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम क्या करते हैं, एस को ऐड करते हैं। और क्योंकि ये वर्ब एन पे खत्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लास्ट में एस आ जाएगा। अगर आप मेरी क्लास लेते हो तो आपको पता है कि यहाँ पर क्यों आएगा। तो इफ इट रेन सीधा बन रहा है, तो रेंड नहीं होगा, रेनिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इफ इट रेन्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू आवर एनवायरमेंट, जो आज की सेंचुरी यानी कि आज की जो शताब्दी है, थ्रेट्स टू आवर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट को थ्रेट करती है वो, विच इंक्लूड, जिसमें क्या क्या शामिल है, इंटरफेयरिंग स्पीशीज, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीशीज को इंटरफेयर कर रहे हैं, एलिमेंट्स बीमारियां दे रहे हैं, पॉल्यूशन है, एंड बॉइलिंग टेम्परेचर, और एक उबलता हुआ तापमान, बॉइलिंग टेम्परेचर, वर पुटिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एट पेरिल। देखो बात तो प्रेजेंट में हो रही थी, वर्ब में एस लगा हुआ है, थ्रेट्स, कि जो प्रेजेंट सेंचुरी है वो थ्रेट करता है, हमारे एनवायरमेंट को थ्रेट करता है, ठीक है। और साथ में क्या कर रहा है, हमारे वाइल्ड लाइफ को, यानी कि जो वन्य जीवन है, हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उसको क्या कर रहा है, खतरे में डाल, जोखिम में डाल रहा है। एट पेरिल का मतलब क्या होता है, जोखिम में। तो ये सारी चीजें जो है, जितना भी आपने पढ़ा, स्पीशीज को डिस्टर्ब करना, पोल्यूशन करना, बॉइलिंग टेम्परेचर, ये सब क्या कर रहा है, ये सब हमारे वाइल्ड लाइफ को खतरे में डाल रहा है। बात तो प्रेजेंट सिचुएशन की हो रही है ना, ऊपर प्रेजेंट ही तो है, तो यहाँ पर वर्क कैसे आ गया, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। तो एरर किस में है, वर पुटिंग वाइल्ड लाइफ, किस में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, ये रहा वर पुटिंग, तो एरर आपका इसमें है, यह आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, आसान है। अनिकेत लिव्स, अनिकेत रहता है इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द
सबर्ब्स। सबर्ब्स का मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब जो एक सिटी का जो मेन एरिया होता है, जो सेंटर होता है सिटी का, उसके बाहर के इलाके को क्या बोलते हैं? सबर्ब्स। क्या बोलते हैं? सबर्ब्स। जो मेन सेंटर का जो बाहर का इलाका होता है, मेन सिटी का जो बाहर का इलाका होता है, जिसको कई बार आउटस्कर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एरर क्या है भाई? इसमें एरर बताओ क्या है? अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट। देखो, क्या ये जो स्मॉल अपार्टमेंट है, क्या ये कोई स्पेसिफिक स्मॉल अपार्टमेंट है जिसके बारे में पहले से बता रखा हो, या जिसके बारे में सुनने वालों को एकदम से पता लग जाए कौन सा अपार्टमेंट है? तो आप कहोगे नहीं सर, भाई स्मॉल अपार्टमेंट तो कोई भी हो सकता है, दुनिया में लाखों करोड़ों स्मॉल अपार्टमेंट्स हैं, उनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो यानी कि जो स्मॉल अपार्टमेंट है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, सुनने वाले को ये नहीं पता चलेगा कि कौन से स्मॉल अपार्टमेंट की बात हो रही है, ना इसका जिक्र पहले हुआ, ना कोई खास है ये। तो द तो तब लगाते हैं जब कोई चीज स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक नहीं है तो क्या आ जाएगा? अ स्मॉल अपार्टमेंट। तो अनिकेत लिव्स, अनिकेत रहता है एक स्मॉल अपार्टमेंट में। तो यहां पर एरर किसमें? पार्ट बी में, पार्ट बी, ये इसका आंसर है। ही होप्स फॉर बिल्डिंग हर होप्स फॉर बिल्डिंग हर ओन हाउस, की उसकी जो उम्मीदें हैं उस अपने हाउस को बिल्ड करने की, बनाने की। ठीक है, देखो एक फ्रेज होता है डैश द होप्स, या डैश समवंस होप्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी के होप्स को बर्बाद कर देना, यानी कि डिस्ट्रॉय समवंस प्लान्स, ये कह सकते हो। डिस्ट्रॉय समवंस प्लान, ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, तो आपको पता है, देखो ये क्या होता है? हाउस वर बिटन हिज होप, उसके जो होप्स थे ना घर बनाने का, वो क्या था? वर बिटन व्हेन। तो आपको पता है यहाँ पर होप्स की बात हो रही है, और आपको यहाँ पर ऑप्शन में देखो दे रखा है डैश, तो आपको ये वाला फ्रेज तुरंत याद आ जाएगा अगर आपने याद कर रखा है। तो हर होप्स फॉर बिल्डिंग हर ओन हाउस वर डैश्ड, वो क्या हो गए? टूट गए। उसके जो होप्स थे वो टूट गए, वो क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। व्हेन शी लॉस्ट हर ज्वेलरी बॉक्स, जब उसका ज्वेलरी बॉक्स खो गया, तो उसकी घर बनाने की जो उम्मीद थी वो क्या हो गई? डैश्ड, वो यानी कि वो क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, रिलीव नहीं होगा, डिफीटेड नहीं होगा, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, ये तो वैसे भी नहीं हो रहा। रिलीव का मतलब किसी को मुक्त कर देना, डिफीट का मतलब हरा देना, फ्रस्ट्रेट का मतलब आपको पता है किसी को चिड़चिड़ा कर देना। तो यहाँ पर भाई होप्स के खत्म होने की बात हो रही है, तो होप्स रिलीव नहीं होते, होप्स डिफीट नहीं होते, होप्स फ्रस्ट्रेट नहीं होते, होप्स डैश होते हैं, डैश डाउन होते हैं। ठीक है, देर आर रोज मतलब पता है ना, कुर्सियों की जो लाइन, ऐसे सिनेमा हॉल में आप जाते हो तो कुर्सियों की जो लाइन होती है, या किसी भी चीज की जो लाइन होती है उसको रोज कहते हैं। इंसानों की भी रोज होते हैं, रोज का मतलब पंक्ति, सिंपल। ठीक है, देर आर रोज ऑफ चेयर्स की रोज हैं ऑन आइदर साइड ऑफ, आइदर साइड का मतलब दोनों तरफ, ऑफ द आयल। देखो आप सिनेमा हॉल में जाते हो, ये डायरेक्ट याद रखो आयल। आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो आपने देखा होगा एक सेक्शन होता है बैठने का इधर, एक सेक्शन होता है बैठने का इधर, और बीच में रास्ता होता है जहां जहां से लोग आते जाते हैं, सीढ़ियां होती हैं। तो ये जो बीच का रास्ता है इसको बोलते हैं आयल। या फिर प्लेन में भी जाते हो, आप प्लेन में बैठते हो तो प्लेन में भी ऐसी होता है, इधर सीट्स होती हैं, इधर सीट्स होती हैं, और बीच में क्या होता है? रास्ता होता है जहां से एयर होस्टेस या फिर जो कैबिन क्रू होते हैं, या कोई अगर किसी को वॉशरूम वगैरह जाना, तो यहाँ से इसको बोलते हैं आयल। तो जब आप सीट बुक करते हो तो आप देखते होगे ऑनलाइन में, इस वाली सीट को बोलते हैं आयल सीट। यहाँ पर जो भी सीट होती है ना, इसको बोलते हैं आयल सीट, और इसको बोलते हैं विंडो सीट, और इसको बोलते हैं मिडल सीट। ठीक है, आयल सीट और विंडो सीट। आयल सीट का क्या फायदा कि आप अपनी टांगे फैला सकते हो आराम से। ठीक है, और विंडो सीट का क्या फायदा कि आप बाहर के नजारे देख सकते हो। तो आयल बोलते हैं। तो आयल के दोनों तरफ कुर्सियों की क्या है? कतारें हैं, तो सिंपल है आयल। ठीक है, एल का मतलब क्या होता है? बीमारी भी होता है, या बीमार होना कह सकते हो, बीमार होना। एलिमेंट का मतलब होता है बीमारी, एलिमेंट का मतलब क्या होता है? बीमारी। और एल का मतलब क्या होता है? बीमार होना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, डिफिकल्टी के समय में शी प्रेज, भैया प्रे का मतलब होता है शिकार करना, मतलब डिफिकल्टी के समय में लड़की निकल जाती शिकार करने के लिए, है ये क्या बात हुई? प्रे का मतलब होता है शिकार करना, शिकार करना। तो डिफिकल्टी के समय में लड़की क्या करेगी? प्रार्थना करेगी भैया। ठीक है, तो प्रार्थना को क्या बोलते हैं? प्रे, ये हो जाएगा प्रेज। अब आप कहोगे सर प्रे तो ये भी है, लेकिन मेरे भाई ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है जो शी है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होता है? वर्ब में एस लगाते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसलिए प्रेज हो जाएगा ना कि प्रे। तो इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी शी प्रेज, वो प्रे करती है फॉर एन ऑरेकल टू गाइड हर, कि मतलब कोई ऐसा कुछ हो, चमत्कार या कुछ भी हो जिससे उसको क्या मिल सके? जो उसको गाइड करे। ठीक है, जो उसको बताए कि क्या सही क्या गलत है। माई मदर सेड, मेरी मदर ने कहा, दैट बेन विल डन। आपको पता है विल एक मॉडल है, और विल के बाद हमेशा क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो भैया डन नहीं आएगा, डू आएगा। ठीक है, तो एरर बताओ किस में है? एरर बताओ किस में है? एरर इसमें है। ठीक है, सिंपल। अगला, द कैरियोके प्रोग्राम वॉज प्लान बाय द क्लब वॉज ग्रैंड सक्सेस। भाई कैरियोके प्रोग्राम, जो कैरियोके प्रोग्राम है, कौन सा कैरियोके प्रोग्राम? जो क्लब के द्वारा प्लान किया गया था वही प्रोग्राम वॉज अ ग्रैंड सक्सेस, मतलब वही जो प्रोग्राम जिसको क्लब ने क्या किया था? प्लान किया था,
वॉज। तो यहां पर ये असल में पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही तो है, ये यहां तक जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है पूरा सब्जेक्ट ही तो है कि वो कैरियोके प्रोग्राम जो क्लब ने प्लान किया था वो ग्रैंड सक्सेस था। तो इस पूरे का जो आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखा है वो ये दे रखा है, तो ये यहां पे क्या कर रहा है, ये बहरूपिया। समझ में आया क्या बोला मैंने? द कैरियोके प्रोग्राम, अब पढ़ो, प्लान बाय द क्लब, जो क्लब ने प्लान किया था वॉज अ ग्रैंड सक्सेस, वो ग्रैंड सक्सेस था। तो यहां पर वॉज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो वॉज है ये इस पूरे के लिए लगा हुआ है, जो पूरा है एक सब्जेक्ट है, ये इस पूरे के लिए लगा क्या है, वॉज लगा हुआ है। ठीक है, तो प्लान्ड बाय द क्लब, ये इसका आंसर हो जाएगा। इंप्रूव करना था ना, प्लान्ड बाय द क्लब। ठीक है, क्योंकि किया गया था, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है तो हैज बीन तो वैसे भी नहीं होगा, और सब्स्टिट्यूट तो होगा क्योंकि गलत है। वर प्लान्ड नहीं, क्योंकि देखो असल में प्रोग्राम तो एक ही है ना, तो सिंगुलर के लिए वॉज लगाते हैं, तो वर तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शंस को। एग्जाम में एलिमिनेशन जो है ना बहुत अच्छा मेथड होता है, आप ऑप्शंस को देखा करो कि व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चन डिमांड्स, की क्वेश्चन में क्या डिमांड की जा रही है। ठीक है, मिस्टर राम कुमार द कैशियर। अब आप मुझे बताओ इस कॉमा का क्या मतलब होता है? इस कॉमा का मतलब होता है कि आपने पॉज लिया है। अगर मान लो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होते तो आपको पता है जब हम दो नाउन को जोड़ते हैं तो हम दो नाउन को जोड़ने के लिए एंड लगाते हैं। दो से ज्यादा जोड़ते हैं तो स्टार्टिंग की दो के साथ कॉमा और अगले लास्ट वाले दो के साथ एंड लगाते हैं। जैसे मान लो राम एंड द कैशियर, अगर मैं एंड लगाकर बोल रहा हूं तो इसका मतलब राम अलग है कैशियर अलग है। लेकिन अगर मैं राम के बाद पॉज ले रहा हूं, कॉमा का मतलब पॉज, मिस्टर राम कुमार द कैशियर, यानी कि जो राम कुमार है वही कैशियर है, क्योंकि और तीसरा बंदा तो यहां पर नहीं है। तो कॉमा से कभी दो लोगों को नहीं जोड़ते। ठीक है, कॉमा से हमेशा दो से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाता है, दो लोगों को कॉमा से नहीं, दो लोगों को एंड से जोड़ते हैं। ठीक है, तो मिस्टर राम कुमार द कैशियर जो कैशियर है, तो आपको पता दोनों एक ही तो है, तो एक ही है, तो भैया आर तो प्लूरल के साथ आता है, तो यहाँ पर इज आना चाहिए। तो एरर किसमें है, इसमें है। एक चीज और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके मेंस में सीधा सीधा कूद के आएगा आपके सामने, वो क्या है देखो, सीधा सेंटेंस देखो। जैसे मैंने बोला द मैनेजर एंड CEO ऑफ द कंपनी इज गिविंग हिज स्पीच, और एक हम लिखते हैं द मैनेजर एंड द CEO of the company are coming today। देखो फर्क समझाते हैं आपको। एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना कि अगर दो नाउन हो, नाउन 1 और नाउन 2, दोनों अगर एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से, और अगर इन दोनों से पहले क्या लगा हो, या तो एक आर्टिकल लगा हो, दोनों से पहले आर्टिकल जानते हो ना, ए एन द, ठीक है, या फिर कोई भी क्या लगा हो, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, हर, देयर, आवर, पता है ना आपको ये पजेसिव। अगर दोनों से पहले लगा हुआ है, या तो दोनों से पहले एक एक आर्टिकल लगा हुआ है, अलग अलग आर्टिकल या एक ही आर्टिकल, दोनों कोई भी हो सकता है, या दोनों से पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। पजेसिव एडजेक्टिव अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों से पहले अगर लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो दोनों नाउन है ये क्या है, डिफरेंट पर्सन है, डिफरेंट पीपल है। ये दोनों नाउन क्या है, डिफरेंट है, यानी कि ये बंदा अलग है और ये बंदा अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, आप इसको अपने तरीके से लिखोगे, वीडियो को पॉज करके आराम आराम से लिखोगे, आप अपने लैंग्वेज में जैसा भी आप लिखना चाहते हो। ठीक है, और कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा ये है कि भैया मान लो एक नाउन है, नाउन 1, और एंड की मदद से आपने क्या जोड़ा, नाउन 2। ठीक है, और अगर मान लो आर्टिकल केवल पहले वाले के साथ लगा हो, आर्टिकल जो हो केवल पहले, आर्टिकल या फिर वही पजेसिव एडजेक्टिव केवल पहले के साथ लगा है, तो भैया इसका क्या मतलब होता है जानते हो, इसका मतलब होता है कि ये जो दोनों व्यक्ति है ना ये एक ही है, सेम पर्सन है, ये ध्यान रखना। समझ में आया? अगर केवल पहले वाले के साथ लगा हो तो मतलब दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे देखो यहां पर मैनेजर एक नाउन है और CEO एक नाउन है, दोनों को मैंने एंड से जोड़ा, लेकिन जो आर्टिकल है वो सिर्फ पहले वाले के साथ आ रहा है, CEO के साथ तो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैनेजर है ना कंपनी का वही बंदा CEO है, यानी कि दोनों एक ही है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो द मैनेजर एंड CEO ऑफ द कंपनी, इसलिए देखो यहाँ पर क्या लगाया मैंने, इज, और क्या लगाया, हिज, क्योंकि दोनों एक ही है, सिंगुलर है तो प्लूरल तो आ ही नहीं सकता। अगले को देखो जरा, देखो मैनेजर के साथ में एंड लगा के मैंने एक दूसरा नाउन जोड़ा, और दोनों ही नाउन से पहले अलग अलग आर्टिकल आ रखे हैं। मैनेजर के पहले भी द है और CEO के पहले भी द है, मतलब दोनों का अपना अपना आर्टिकल है। तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ कि मैनेजर और CEO दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, और इसीलिए देखो आगे मैंने क्या लिखा, आर लिखा है मैंने।
आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत मजेदार मजेदार कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे। मैंने कहा ना कि मेंस में मेरे ऊपर छोड़ दो मार्क्स की जिम्मेदारी, बस तुम वोकैब को स्ट्रॉन्ग करके चलो। मेरे पास क्या होता है ना, जॉब के बाद इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं पीपीटी भी बना लूँ, उसके बाद मैं ए टू जेड क्लास की बैच ए टू जेड बैच की क्लास रिकॉर्ड करूँ, उसके बाद मैं इसकी क्लास रिकॉर्ड करूँ, फिर मैं एक नया बैच भी सोच रहा हूँ बनाने के लिए, फ्रेशर बैच वो सोच रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर अभी काम करूंगा बहुत सारा, फिर मैं वोकैब की क्लास रिकॉर्ड कर सकूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे संडे, जैसे कल सैटरडे संडे है, 2 दिन छुट्टी होती है मेरी ऑफिस की, तो इस दिन मैं कोशिश करूंगा कि वोकैब की कम से कम हफ्ते में कम से कम वोकैब की आपको 2 क्लास कम से कम मैं ऐसी दे दूं, 2-2 घंटे की 2 क्लास हफ्ते में। और वो 2 घंटे की क्लास मतलब इतनी ज्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होगी, क्योंकि मेरा वोकैब पढ़ाने का तरीका अलग होगा, ठीक है। वो आप लोग जब पढ़ोगे तो पता चलेगा। देखो, आयरीन वेंट टू ऑफिस, आयरीन ऑफिस गई एवरी सिंगल डे बाय वॉक। देखो, बाय वॉक नहीं होता, जब आप किसी ट्रांसपोर्ट को यूज करके जब आप जाते हो कहीं पर, ठीक है, तो उसके लिए आप बाय लगाते हो, जैसे कि बाय कार है ना, या बाय ट्रक, या बाय ट्रेन, या बाय प्लेन, ठीक है। किसी भी ट्रांसपोर्ट को आप यूज करो, किसी भी ट्रांसपोर्ट के किसी भी मीडियम को आप यूज करो, तो उसके लिए आप क्या लगाते हो, बाय लगाते हो। लेकिन जब आप किसी जगह पैदल जाते हो तो आप बाय वॉक नहीं बोलते, आप बोलते हो ऑन फुट। ध्यान रखना, ऑन फुट। जब आप किसी जगह पर पैदल जाते हो तो आप ये नहीं बोलोगे कि आई वेंट देयर बाय वॉक, आई वेंट देयर ऑन फुट, कि मतलब मैं वहां तक पैदल गया। अगर कार से जाओगे तो आई वेंट देयर बाय कार, आई वेंट देयर बाय बाइक, आई वेंट देयर बाय साइकिल, आई वेंट देयर बाय प्लेन, आई वेंट देयर बाय ट्रक, आई वेंट देयर बाय ट्रेन। समझ में आ रहा है? अगर कोई मीडियम ऑफ क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो उसमें आप क्या लगाओगे, बाय। अदरवाइज आप फुट के लिए क्या लगाओगे, ऑन फुट। तो ऑन फुट एक ही में दिख रहा है मुझे। ये कुछ चीजें जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है, सिंपल। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल देयर स्टेक्स। देखो, आपको पता है जो कंपनी है ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। मतलब कंपनी में कई सारे कर्मचारी होते हैं, फिर एक सीईओ होता है, एक मैनेजर होता है, फिर और भी बहुत सारे लोग होते हैं, उन सबको मिलाकर एक कंपनी बनती है। तो इसलिए कंपनी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। नाउन में पढ़ा रखा है मैंने आपको। तो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं उनको हम डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर है प्लूरल है, उसके मीनिंग पे डिपेंड करता है। इसके लिए मैं बेस्ट आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नाउन वाला जाके देख लेना बैच। बेसिकली आप यहां पर ये मान के चलो, कंपनी जो वो सिंगुलर ही तो है, क्योंकि एक ही कंपनी की तो बात हो रही है। भाई कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन सबको मिलाकर कंपनी तो एक बनी है, यानी कि कंपनी यहां पर सिंगुलर है। तो अगर कंपनी यहां पर सिंगुलर है तो भैया देयर नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, इट्स होगा। सिंगुलर के लिए, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के लिए क्या लगाते हैं, पॉजेसिव केस में इट्स लगाते हैं। और ऐसे यहां पर भी देयर नहीं, यहां पर भी क्या होगा, इट्स। ठीक है। तो द कंपनी डिसाइडेड टू सेल इट्स स्टेक। स्टेक का मतलब वही जो क्या बोलते हैं उसको, अरे अरे उसको बोलते हैं ना हम, शेयर 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 को ही स्टेक बोलते हैं। इन देयर सब्सिडरी बिकॉज इट वाज अंडर मैसिव डेट। डेट का मतलब क्या होता है, कर्ज। डेट्स का मतलब क्या होता है, कर्ज। ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ, एक ऐसा व्यक्ति, वन हु इज नॉट एबल टू पे हिज डेट्स। वन वर्ड बताओ इसका क्या होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्जे चुकाने में समर्थ नहीं है। इसके दो दो आंसर है, इसके दोनों के दोनों मुझे टाइप करके बताओ, देखो आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। चलो, इसका आंसर तो आपको पता लग गया, इट्स वाला दोनों होगा, दोनों जगह इट्स आना चाहिए। तो देखो, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि रिक्वायरमेंट है सब्स्टिट्यूशन की। यहाँ पर इट्स है लेकिन यहाँ पर देर है, गलत हो गया। यहाँ पर तो इट्स है ही नहीं, तो गलत हो गया। यहाँ पर भी देखो इट्स है, इट्स है, ये इसका आंसर। ठीक है, याद रहेगा आगे से। अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं और इट्स लगाते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल है तो फिर क्या लगाते हैं, देयर लगाते हैं और देम लगाते हैं। डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस फॉर लंच। क्या तुम लंच के लिए हमें ज्वाइन करना चाहते हो। तो किसी ने रिप्लाई दिया, आई एम सॉरी माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM। मेरी फिजिक्स क्लास 1 बजे शुरू हो जाएगी, एंड डजंट फिनिश टिल 3 PM, और 3 बजे तक खत्म नहीं होती है। देखो यहां पर बोल रहा है डजंट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू डज किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहां पर हिंदी क्या बन रही है, खत्म नहीं होती है। और यहां पर हिंदी क्या बन रही है, क्लास शुरू होगी। तो आपको पता है क्लास शुरू होगी नहीं, क्लास शुरू होती है, क्योंकि यहां पर एक जनरल स्टेटमेंट है। क्लास शुरू होगी नहीं, मेरी क्लास शुरू होती है इतने बजे और 3 बजे तक खत्म नहीं होती है। क्योंकि इससे हमें पता लग रहा है कि वो जनरल स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई मेरी क्लास इतने बजे शुरू होती है और इतने बजे से पहले खत्म नहीं होती है। तो यहां पर आपको पता है कि विल स्टार्ट नहीं होगा, क्या होगा, माई क्लास स्टार्ट्स। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। ठीक है, क्योंकि एंड के बाद यहां पर देखो जो क्लॉज है, इस क्लॉज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इससे पहले वाला भी जो क्लॉज होगा उसमें भी क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट। ठीक है, तो विल स्टार्ट की जगह क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स। तो एरर किसमें, इस वाले पार्ट में, तो ये इसका आंसर। द मैच शेड्यूल वॉज डिस्टर्ब्ड।
जो मैच का शेड्यूल है वो डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब हो गया ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू व्हाट। देखो वेनरेबल का मतलब क्या होता है, वेनरेबल का मतलब होता है आदरणीय, वेनरेबल मतलब रिस्पेक्टेबल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो रिस्पेक्टेबल बारिश थोड़ी होगा भाई। सूदिंग का मतलब क्या होता है, शांत करने वाला, शांत करने वाला। जैसे बोलते हैं ना कि दिस सॉन्ग इज सो सूदिंग, या द वेदर इज सो सूदिंग, कि वेदर बड़ा शांत करने वाला है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है डिस्टर्ब होने की बात हो रही है मैच के शेड्यूल की, तो बारिश यहाँ पर सूदिंग तो नहीं होगा। अगर मैच के डिस्टर्ब होने की बात हो रही है तो यहाँ पर बारिश को सूदिंग थोड़ी बोलेंगे, वो तो फिर एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बात हो गई। डिटेस्टेबल का मतलब क्या होता है, घृणास्पद, यानी कि जिससे आपको क्या हो, नफरत हो, सही है, घृणा के लायक, जिससे आपको घृणा हो। डिटेस्ट का मतलब क्या होता है, घृणा करना। डिटेस्टेबल का मतलब घृणा के लायक। एक ही बचा आपका आंसर, वैसे भी यहाँ स्टार लगा हुआ है, एस्टेरिक्स जिसको हम बोलते हैं। इंसेसेंट, इंसेसेंट का मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार होने वाला कुछ भी। और खास करके क्या होता है, अनोइंग होता है। कोई भी चीज जो लगातार हो रही है, अब चाहे वो बारिश हो, चाहे वो कोई एक्टिविटी हो, लगातार हो जा रही है, हो जा रही है, बिना स्टॉप के, बिना स्टॉप हुए लगातार हो जा रही है, और खास करके वो अनोइंग है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसेसेंट। तो अब आपको पता लग गया यहाँ पर इंसेसेंट आएगा, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही थी बिना रुके, और वो अनोइंग थी, उसकी वजह से हमारा मैच का जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग का खेल था, आपको वर्ड्स याद होने चाहिए थे। आई जस्ट सीट सम, सॉरी, आई जस्ट डैश सम फिगर्स फॉर कंपैरिजन। देखो मीनिंग पता होनी चाहिए। साइट का मतलब क्या होता है, दृश्य, ये आंख की रोशनी के लिए भी साइट बोलते हैं ना, आंख की रोशनी को रेफर करने के लिए क्या बोलते हैं, साइट, आंख की रोशनी को, ठीक है। साइट का मतलब दृश्य भी होता है, जैसे कितना ब्यूटीफुल दृश्य है ये, तो दृश्य को क्या बोलते हैं, साइट, ठीक है। और साइट का मतलब क्या होता है, सुनाना, सुनाना, या फिर कह सकते हो कोट करना। जैसे कहीं कोई एक स्टेटमेंट है, या कोई एक लाइन है, कोई एक पैराग्राफ है कहीं और लिखा हुआ, और आप उसको एज इट इज लाकर किसी को सुना रहे हो कि देखो मैं इस किताब की एक लाइन कोट करना चाहूंगा, यानी कि मैं इस किताब में लिखी हुई एक बात बताना चाहूंगा एज इट इज, तो उस कोट करने को क्या बोलते हैं, साइट करना, मतलब सुनाना। और इस साइट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पर कोई बिल्डिंग बनने वाली है, ठीक है। साइट का मतलब क्या होता है, अ प्लेस, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन, ऐसे कर सकते हो आप। एक ऐसी जगह जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम होने वाला, उसको क्या बोलते हैं, साइट। बोलते हैं ना कि चलो मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री की साइट पे लेके चलता हूं, मतलब जहां पे मेरी फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो यहां पर आपको पता है कि आई जस्ट साइट, कि मैं इस, अच्छा इस सीट का मतलब क्या होता है, सीट का मतलब एक ना, आपने देखा होगा एक 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 जानवर होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बैजर कहते हैं इंग्लिश में, बैजर, एक जीव होता है बैजर। आप गूगल पे सर्च करना, आपको पता लग जाएगा, बैजर, बैजर। इस हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। बैजर का जो ग्रुप होता है ना, बैजर के ग्रुप को बोलते हैं सीट। तो यहाँ पर बैजर का कोई लेने देना है नहीं, आपको पता है यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई जस्ट साइट सम फिगर्स, कि अब मैं तुम्हें कुछ फिगर्स सुनाता हूँ, कुछ फिगर्स बताता हूँ फॉर कंपैरिजन, ताकि तुम कंपेयर कर सको जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर सुनाने की बात हो रही है, बताने की बात हो रही है, दृश्य की बात नहीं हो रही, रोशनी की बात नहीं हो रही, किसी कंस्ट्रक्शन साइट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सुनाने की, कि मैं तुम्हें कुछ फिगर्स बताता हूँ, सुनाता हूँ। तो बताने या सुनाने को साइट कहते हैं। अगला, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द राइडर हु मेट विद एन एक्सीडेंट, कि वो राइडर, देखो यहाँ पर एक पर्टिकुलर राइडर की बात की जा रही है। राइडर दुनिया में बहुत होंगे, लाखों करोड़ होंगे, लेकिन यहाँ पर राइडर से पहले द क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बात एक एक्सीडेंट की कर रहा हूं, बात मैं इसकी कर रहा हूं कि उसने हेलमेट नहीं पहना था, पुलिस आ गई, यानी कि यहाँ पर मैं उस राइडर को मैं बाकी सारे राइडरों से अलग कैटेगरी में डाल रहा हूं, कि राइडर बहुत है, लेकिन जो राइडर जिसने हेलमेट नहीं पहना था, जिसका एक्सीडेंट हुआ, तो वो तो अपने आप में यूनिक बन गया ना, अपने आप में वो डेफिनेट हो गया ना। इस तरीके से आप समझा करो चीजों को, ठीक है। तो राइडर से पहले द तो आएगा, तो द राइडर हु मेट विद एन एक्सीडेंट, हु मेट विद एन एक्सीडेंट। अब आपको पता है कि अगर राइडर को आपने स्पेसिफिक बना दिया, तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट भी तो कोई आम बचा नहीं ना, वो एक्सीडेंट भी स्पेसिफिक बन गया अपने आप में। जब राइडर अपने आप में स्पेसिफिक बन गया, तो उस राइडर का जो एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट भी तो अपने आप में स्पेसिफिक हुआ, कि भाई वो राइडर जिसका वो एक्सीडेंट हुआ था, तो एक एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जिसका वो एक्सीडेंट हुआ था। समझ में आ रहा है, भगवान ना करे किसी का हो, लेकिन एग्जाम्पल है कि वो राइडर जिसका वो एक्सीडेंट हुआ था, तो एक स्पेसिफिक एक्सीडेंट की ही बात कर रहे हो, आप जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है। तो देखो ये तो नहीं होगा, अ राइडर नहीं होगा, द राइडर हु मेट विद द एक्सीडेंट ये हो सकता है, क्योंकि इसमें देखो अ एक्सीडेंट दे रखा है, तो खत्म हो गया, ये आंसर है। द राइडर हु मेट विद द एक्सीडेंट वाज नॉट वेयरिंग अ हेलमेट, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था एक, ठीक है, क्योंकि हेलमेट कोई स्पेसिफिक नहीं है, हेलमेट तो एक ही हेलमेट होता है ना, उसने उसने एक हेलमेट नहीं पहना हुआ था, ठीक है। द राइडर हु मेट विद एन एक्सीडेंट वाज नॉट वेयरिंग अ हेलमेट, उसने एक हेलमेट नहीं पहना हुआ था, द पुलिस सेड, पुलिस का ऐसा कहना था, ठीक है।
एक सेकेंड, पैर में वो हो गया, वो होता है ना हैमस्ट्रिंग होता है, वो क्या होता है, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन। इसमें आपको इंप्रूव करना है। ठीक है, दे आर द पीपल, ये वही लोग हैं, दे आर द पीपल, ये वही लोग हैं विच आर लुकिंग टू एक्सपेंड, जो मतलब विच आर लुकिंग मतलब जो देख रहे हैं, टू एक्सपेंड जो एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, देयर होराइजंस इन द फास्ट ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री, की मतलब टूरिज्म की इंडस्ट्री में जो इतनी फास्ट गति से मतलब ग्रो हो रहा है, तो वो भी अपना होराइजन ग्रो करना चाह रहे हैं। तो दे आर द पीपल विच आर लुकिंग, तो भैया लुक कौन कर रहे हैं, पीपल ही तो कर रहे हैं। तो पीपल के लिए विच कब से आने लगा, पीपल के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हु होता है। इसके लिए आपको प्रोनाउन का टॉपिक मेरा देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा कि एक बार जाके A to Z बैच ले लेना। तो पीपल के लिए हु लगाते हैं, ठीक है, और ये आप जाके देखो कि हु कब लगाते हैं, विच कब लगाते हैं, दैट कब लगाते हैं, सारा मैंने बता रखा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हु आर लुकिंग टू एक्सपेंड, क्योंकि पीपल है तो जाहिर सी बात है पीपल के साथ आर ही आएगा, इज तो नहीं आएगा ना, कहीं आप इज लगा के आ जाओ, यहाँ पर क्या आएगा, हु आर लुकिंग टू एक्सपेंड। ठीक है, अगला, रेडियम इज अ व्हाइट पाउडर, रेडियम जो एक व्हाइट पाउडर होता है, दैट जो डैश टेबल सॉल्ट, जो लुक्स लाइक जो दिखता है टेबल सॉल्ट की तरह। ठीक है, लुक लाइक नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है रेडियम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन भी है, तो आपको पता है वर्ब में एस तो लगेगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगा। विल लुक लाइक नहीं होगा, देखो यहाँ पर एक प्रेजेंट परसेप्शन की बात हो रही है, यहाँ पर मैं फ्यूचर की घटना थोड़ी बता रहा हूं कोई, कि रेडियम दिखेगा नमक की तरह, दिखेगा नहीं, दिखता है, उसका नेचर है वो बेसिक। तो जो नेचर होगा किसी चीज का वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है हमेशा, किसी चीज का नेचर हो गया, बेसिक प्रिंसिपल हो गया, बेसिक हैबिट हो गया, वो तो हमेशा आप ताहे तिये से बोलते हो ना कि जो रेडियम है वो कैसे दिखता है, टेबल सॉल्ट की तरह दिखता है, दिखेगा नहीं, दिखता है। दिखेगा का मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम पे, लेकिन यहां पर मैं क्या बोलूं, दिखता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा और साथ में एस, क्योंकि रेडियम सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो ना तो विल लुक होगा ना लुकिंग होगा, यानी कि ना तो 3 होगा ना 4 होगा। समझ में आ गया क्यों? ये 2 सवाल लास्ट है, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अ सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज अ नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग, एसोसिएशन और configuration that happens in the visible universe. A celestial body और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज, ये ठीक है, नेचुरली अकरिंग, नेचुरली भी ठीक है, फिजिकल थिंग, एसोसिएशन और कॉन्फ़िगरेशन दैट हैपेंस इन द विजिबल यूनिवर्स। नो, इसमें नो एरर है भाई, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसमें टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। स्काई अपियर्स ब्लू, भैया स्काई तो एक क्या है, डेफिनेट चीज है ना, यूनिक चीज है पूरे ब्रह्मांड में, मतलब स्काई तो स्काई है, यूनिक है अपने आप में, सबसे अलग है। तो जो चीजें यूनिक होती हैं, जो सबसे अलग होती है, उनके लिए तो वैसे ही आपको द लगाना होता है, क्योंकि स्काई एक नाउन है, नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल डिटरमाइनर तो लगाओगे ना, और अगर लगाना ही है तो ए नहीं लगाना, एन नहीं लगाना, ए और एन तभी लगाते हैं जब वो चीज एक से ज्यादा हो। जैसे पेन दुनिया में लाखों करोड़ों, तो अ पेन बोल सकते हो, स्काई जो है वो एक ही है, एक से ज्यादा तो नहीं है ना, तो जो चीज है ही एक, उसके साथ में तुम एक कैसे लगा सकते हो अलग से, कि एक आसमान, एक पृथ्वी, वो है ही एक, तो एक बोलने की जरूरत नहीं है, यूनिक है वो, तो क्या बोलेंगे, द स्काई, क्या बोलेंगे, द स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट अब्सॉर्ब्स, क्योंकि वो अब्सॉर्व कर लेता है ऑल कलर, सारे कलर को अब्सॉर्व करता है, एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू, लेकिन रिफ्लेक्ट सिर्फ ब्लू को करता है। तो आई होप आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, जैसे लास्ट क्लास आई थी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो मैंने आपको बता रखा है, आप लाइक करके जाया करो, कमेंट करके जाया करो मुझे बताकर, ताकि मुझे इसी तरीके से मोटिवेशन मिलता रहे। और कल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मतलब सीजल 2023 में, अभी प्री का जो हुआ है उसमें जितने भी कॉमन एरर के या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के या फिर ब्लैंक के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने टाइप करके रखे हुए हैं, कुछ टाइप करना बाकी है, तो कल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सब कुछ आपको खत्म करवा दूं। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, अभी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना, और वोकैब का टारगेट मैं आपको दे दूंगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे कल A to Z के बैच में भी और मेंस के बैच में भी, तब तक के लिए भाई जय हिंद।